डोरेमोन का जो गांव है जापान, वहाँ पर एक राइस का प्लांट था। ओके, वो राइस के प्लांट पे कुछ फंगस लग गया और फंगस लगने की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि वो जो राइस का प्लांट था अचानक से उसकी लेंथ बड़ी हो गई। ठीक है, तो राइस का जो प्लांट था उस पर फंगल इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गया। अगर इसमें देखोगे तो मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली बताया। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड आफ्टर फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग वो फंगस की बात करें, सो दैट फंगस वॉज बेसिकली नोन एज गिबरेलिया फ्यूजिक्यूराई। सो ये एक फंगस है जिसकी वजह से क्या हुआ, जो राइस प्लांट था उसकी हाइट जो है वो अचानक से लंबी हो गई। तो जब राइस प्लांट की हाइट अचानक से लंबी हो जाती है ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं बैकने डिजीज़। उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकने डिजीज़। ओके, नाउ देयर वाज अ जापानीज पर्सन, एक इंसान था, जापानीज आदमी था, जिसने रियलाइज़ किया कि इस फंगस में कुछ तो है जिसकी वजह से जो प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज़ हो गई। तो उसने क्या किया, ये जो फंगस है, ये फंगस को सेपरेट किया, ये फंगस को उसने सेपरेट किया, और वो सेपरेट करने के बाद इस फंगस को उसने डिस्कवर किया कि उसके अंदर एक केमिकल है। उसके अंदर क्या है, देयर इज़ अ केमिकल इनसाइड इट। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेम की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वो इंसान जिसने फर्स्ट टाइम उसको एक्सट्रैक्ट किया, जिसने फर्स्ट टाइम उसको फंगस में से निकाला, उस साइंटिस्ट का नाम था कुरोसावा। सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज कुरोसावा। सो कुरोसावा वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट हु एक्सट्रैक्टेड दिस केमिकल। अब ये कुरोसावा के बाद देयर वर टू पीपल्स, याबुता एंड सुमिकी। ठीक है, नाम थोड़े से अजीब है, बट जब हम लोग को सुनियो, जियान, शिजुका ये सब याद हो सकता है, तो ये भी एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो कुरोसावा के बाद देयर वर टू पीपल जिनका नाम था याबुता एंड सुमिकी। तो क्या नाम था उनका, याबुता एंड सुमिकी। तो ये दोनों जापानीज साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो लिक्विड फॉर्म का जो केमिकल था उसको वो लोगों ने क्रिस्टलाइन फॉर्म में किया। क्रिस्टलाइन फॉर्म इन द सेंस जैसे शक्कर और नमक के दाने होते हैं, तो उन लोगों ने इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया। किससे, ये फंगस से। ठीक है, वो फंगस का नाम क्या है, गिबरेलिया फ्यूजिक्यूराई। नाउ ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट ने उसको एक्सट्रैक्ट किया, उन लोगों ने इसको एक नाम दिया, एंड द नेम ऑफ दिस केमिकल, ये जो केमिकल डिस्कवर हुआ था उसको नाम दिया वो लोगों ने गिबरलिन। ठीक है, सो गिबरलिन नाम देने वाला कौन था, याबुता और सुमिती। ठीक है, और उसको डिस्कवर करने वाला कौन था, कुरोसावा। आई होप यहाँ तक समझ में आया रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से, इस चीज़ से हम लोग एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस गिबरलिन इज़ समथिंग विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि गिबरलिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ऐसे हार्मोन जिनसे ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, तो ऐसे हार्मोन जिनसे क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्रमोटर। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। सो व्हाट इज़ गिबरलिन, इट इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। अब अगर ये ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे प्रेजेंट होगा जहाँ पर ग्रोथ की ज़रूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल इट इज़ बेसिकली फाउंड इन टू प्लेसेस। एक रूट टिप में होता है, क्योंकि रूट को ग्रो होके ज़मीन में अंदर जाना है, और दूसरा जो होता है वो सीड में होता है। ओके, सो देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज़ रूट। जैसे रूट होती है तो रूट को अभी ग्रोथ की ज़रूरत है, तो जो रूट का टिप होता है, जो रूट का जो टिप होता है बेसिकली वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो गिबरलिन इज़ मेजरली फाउंड इन रूट टिप्स, एंड द अदर प्लेस वेर इट इज़ फाउंड इन अबंडेंट इज़ इन दी सीड। ठीक है, सीड में होता है। नाउ इफ़ यू सी नेक्स्ट, प्लांट जो होता है गिबरलिन को वो एक केमिकल से बनाता है, एंड द नेम ऑफ दैट केमिकल इज़ मेवालोइक एसिड। ठीक है, सो मेवालोइक एसिड इज़ द केमिकल फाउंड इन प्लांट विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिन। ठीक है, जैसे हम लोग ने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली गिबरलिन के 150 टाइप्स हैं, देर आर अबाउट 150 टाइप्स ऑफ गिबरलिन्स प्रेजेंट। ठीक है, तो गिबरलिन आर ऑफ अबाउट 150 टाइप्स,
एंड द मोस्ट फेमस गिबरलिन या जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है गिबरलिन, दैट इज़ GA3। ठीक है, तो GA3 इज़ द मोस्ट कॉमन इन द बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ गिबरलिन। तो दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गिबरलिन यूज्ड। Okay, so now we'll see certain physical effects and applications of गिबरलिन। गिबरलिन क्या असर करता है प्लांट्स पे एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, विल सी दैट। नाउ बेसिकली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर वो हम लोग प्लांट पे डालते हैं गिबरलिन को, अगर हम लोग स्प्रे करते हैं प्लांट पे, तो प्लांट में क्या चेंजेस आएंगे, और एप्लीकेशन मतलब उन चेंजेस को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बर्ड डोरमेंसी। बेसिकली हम लोग को मालूम है जो फ्रूट होता है, जो भी फल होता है, ठीक है, इट इज़ इनिशियली अ फ्लावर। वो उससे पहले क्या होता है, फ्रूट बनने से पहले क्या होता है, वो बेसिकली एक फ्लावर होता है, एक बेसिक फ्लावर होता है। और फ्लावर को अगर हम लोग देखें तो इट इज़ इनिशियली व्हाट, अ बर्ड। ऐसी एक कली होती है ना, एक बर्ड होता है। तो अगर, और ये जो बर्ड है ये खुलने का एक टाइम होता है, जैसे 3 days 4 days 5 days, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जब कली खुलेगी तो फूल बनेगा, और जब फूल प्रोड्यूस होएगा तो उसके बाद फ्रूट बनेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ मुझे जल्दी जल्दी फ्रूट्स मिले, तो उसके लिए जल्दी जल्दी फ्लावर बनना चाहिए, और जल्दी फ्लावर बनने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो इसका जो डोरमेंसी पीरियड है, ये जो कली 3 दिन के बाद खिलने वाली थी, वो जल्दी खिलना चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए, उसको जल्दी खिलाने के लिए, जो बर्ड होता है, जो कली होती है, उसके डोरमेंसी पीरियड को कम करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन अप्लाई गिबरलिन। ठीक है, सो व्हाट डज इट डू, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग बर्ड डोरमेंसी। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग व्हाट, ब्रेकिंग बर्ड डोरमेंसी। ठीक है, तो जो बर्ड का एक टाइम होता है खिलने का, तो उससे पहले अगर हम लोग को खिलाना है, सो व्हाट वी कैन यूज़ इज़ वी कैन यूज़ गिबरलिन। So this was the first use of गिबरलिन. Next we will see what else it can do. So there is something like the seed. Suppose ये एक सीड है, ठीक है। अभी ये सीड को अगर हम लोग पॉट में डालते हैं या मट्टी में डालते हैं, तो उसको एक वक्त लगता है, उस वक्त के बाद ही उसमें से झाड़ बाहर आ रहा है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे सीड में से प्लांट आने के लिए कुछ टाइम लगता है। लाइक सपोज़ कोई प्लांट को 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, सो सपोज़ इसको अगर 1 मंथ लग रहा है, तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि सीड में से प्लांट आने के लिए इतना टाइम लगता है। बेसिकली क्या होता है, अब हम लोगों को ऐसा दिखता है कि सीड ऊपर से कुछ भी नहीं हो रहा है उसके अंदर, बट एक्चुअली सीड के अंदर प्लांट का एम्ब्रियो होता है, छोटा सा प्लांट का एम्ब्रियो होता है जो ग्रो होता है। ठीक है, एम्ब्रियो जैसे ह्यूमन बेबीज़ होती है, प्रेग्नेंट फीमेल के पेट में होती है, ठीक है, तो उनकी जैसे ग्रोथ होती है, सेम तरीके से सीड के अंदर एम्ब्रियो की ग्रोथ है, और जब वो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो उसके बाद उसके अंदर से प्लांट बाहर आता है। तो ये जो टाइम है, जिस टाइम तक सीड में से प्लांट बाहर नहीं आता है, ठीक है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। दिस इज कॉल्ड एज डोरमेंसी पीरियड। अब ये इतना लेट क्यों होता है, अब बेसिकली क्या होता है, ये जो सीड है अब वो प्लांट से अलग है ना, तो उसको खाना वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो सीड के अंदर होता है स्टार्च। सीड के अंदर ना स्टोर्ड फूड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। ये स्टार्च जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना, ये स्टार्च जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो जो एम्ब्रियो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको यूटिलाइज करता है, और उसकी ग्रोथ होती है। तो अगर हम लोग स्टार्च को फटाफट ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा दें, अगर हम लोग स्टार्च को जल्दी जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये एम्ब्रियो जल्दी ग्रो होगा, और ये जो 1 महीना लगने वाला है शायद वो 1 हफ्ते के अंदर बाहर आ जाए। इतना समझा। तो ये स्टार्च को हम लोग ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसके लिए देयर इज़ एन एंजाइम कॉल्ड एज अमाइलेज। तो अमाइलेज बेसिकली क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये एंजाइम हम लोग कहाँ से लाएंगे, हम लोग को एंजाइम लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बस हम लोग ने गिबरलिन का ट्रीटमेंट दे दिया, अगर हम लोग ने गिबरलिन अप्लाई किया, ठीक है, तो गिबरलिन के एप्लीकेशन से क्या होगा, अमाइलेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अमाइलेज एक्टिवेट होने की वजह से जो स्टार्च है वो फटाफट ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगेगा, और ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करके ये एम्ब्रियो जल्दी ग्रो होगा और प्लांट बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, डोरमेंसी पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एज रैपिड सीड जर्मिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड सीड जर्मिनेशन। ओके, सो विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गिबरलिन। गिबरलिन के ट्रीटमेंट से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेम एलोंगेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन बैम्बू प्लांट,
ठीक है, वहाँ पर प्लांट की जो लेंथ होती है बहुत मैटर करती है, क्योंकि जितना लंबा बैम्बू होगा उतना ज़्यादा महंगा बिकेगा और या उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर आप लोग ने प्लांट देखा रहेगा, प्लांट जो होता है, प्लांट कुछ ऐसा होता है और उसके अलग अलग पार्ट में से लीव्स बाहर आती है ऐसे, ठीक है। तो स्टेम से लीफ अटैच होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर लीफ अटैच है, यहाँ पर लीफ अटैच है, यहाँ पर लीफ अटैच है और यहाँ पर लीफ अटैच है। तो स्टेम का वो हिस्सा जहाँ पर लीफ जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड। व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज? इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? नोड। इसको हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। तो ये एक नोड है और ये जो ऊपर है वो एक नोड है। तो दिस आर कॉल्ड एज नोड, दिस टू थिंग्स आर नोड्स। और ये जो नोड के बीच का जो हिस्सा है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द इंटर नोड। इतना समझ में आया? तो अगर कोई प्लांट है, अगर मेरे को उसकी लेंथ बढ़ाना है, अगर मैं गिबरलिन अप्लाई करता हूँ, अगर मैं उसको गिबरलिन का ट्रीटमेंट देता हूँ, तो क्या होगा, ये जो नोड के बीच का हिस्सा है ना वो लंबा हो जाएगा। मतलब ये जो दो नोड्स है उसके बीच का गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटर नोड की लेंथ क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी और वो प्लांट कुछ ऐसा दिखेगा। दिस प्लांट विल लुक समथिंग लाइक दिस। नोड जो है वो दूर दूर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और अल्टीमेटली नोड्स दूर होने की वजह से क्या होगा, जो प्लांट है उसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गिबरलिन अप्लाई करके हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो दी थर्ड एप्लीकेशन इज स्टेम एलोंगेशन, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया रहेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पार्थिनोकार्पी बेसिकली क्या होता है? पार्थिनोकार्पी एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जिसमें फ्रूट आ जाता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है? पार्थिनोकार्पी बेसिकली होता है किसमें, कुछ फ्रूट्स में होता है, जैसे कुछ प्लांट्स में होता है, जैसे टोमेटो में होता है, ठीक है, एप्पल में होता है और पेयर में होता है। पेयर मतलब ओके, ये 3 प्लांट्स में होता है और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर पार्थिनोकार्पी अकर्स। तो पार्थिनोकार्पी में बेसिकली क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है मतलब जो मेल और फीमेल का गैमेट होता है वो फ्यूज़ नहीं होते हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो पार्थिनोकार्पी को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी के लिए याद रखो, पार्थिनोकार्पी प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्म हो जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना मेल और फीमेल के गैमेट फ्यूज हुए हुए जब फ्रूट बन जाते हैं, सो देन दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। Okay, so even that can be done with the help of gibberellin. Now the fifth type of example, like the fifth application, what we can say is flowering in long day plant. ठीक है, there are certain plants, एक plant है और एक दूसरा plant है। अब ये plant को अच्छे से grow करने के लिए कम से कम 12 घंटे लाइट चाहिए, ठीक है। और ये plant को अच्छे से ग्रो होने के लिए ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए। अगर उसको दो घंटे भी मिल गई, दो घंटे भी मिल गए, ठीक है, तो भी वो ग्रो हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट जिनको ग्रो होने के लिए अच्छे से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक के लाइट की ज़रूरत पड़ती है, सो दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड एज लॉन्ग डे प्लांट, मतलब इनको लंबे टाइम तक लाइट चाहिए। और जिनको कम लाइट की ज़रूरत होती है, कम वक्त के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट। तो अगर मुझे लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावर्स लेके आने, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर लेके आ जाऊँ जल्दी जल्दी, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गिबरलिन। सो द फिफ्थ एप्लीकेशन इज फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गिबरलिन। Okay, so these are some of the examples or some of the application of gibberellins. Next we are going to do the next hormone. Okay, so that's it for today. Thank you. If you have any doubt, you can comment and let